सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द सोशल साइंस 2.0। मेरा नाम है शिवम दुबे और आज हम लोग जिस नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। ये इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक है और इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में और साथ ही साथ आइडिया ऑफ नेशन वहाँ कैसे क्रिएट होता है और उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे कैसे पड़ता है। यानी एक बात तो तय है कि हमें ये समझ में आ चुका है कि जब हम द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी यूरोप में जब राष्ट्रवाद की बात होगी, यूरोप में जब किसकी बात होगी, राष्ट्रवाद की बात होगी, तो सबसे पहली जो चीज़ हमें पढ़नी है वो पढ़नी है फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या पढ़नी है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इज इंटरडिपेंड ऑन द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि जब हम यूरोप में राष्ट्रवाद को बनते हुए या बनाने की बात करेंगे तो उस टॉपिक में एक सब टॉपिक आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन आ जाएगा, जो कि 1789 में फ्रांस में हुआ था। यानी कि फ्रांस का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है फॉर क्रिएटिंग द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज, फॉर क्रिएटिंग द नेशनलिज्म इन यूरोप। यानी यूरोप में राष्ट्रवाद को क्रिएट करने में फ्रांस का एक अहम रोल रहा है। तो सबसे पहले जो हेडिंग आपकी जब पढ़ेंगे द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन अगले इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में, तो उसमें भी सबसे पहले हमको पढ़ाएगा द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। एक और दूसरी बात कि हमने अब तक क्या पढ़ लिया है तो वो आपको पता होनी चाहिए। हमने पढ़ा है इस चैप्टर का ओवरव्यू, इंट्रोडक्टरी पार्ट, फ्रेडरिक शोरियो ने जो पेंटिंग बनाई थी द पैक्ट बिटवीन द नेशन, उसके बारे में हम लोगों ने समझ लिया है। साथ ही साथ हमने जो है प्रिंट के बारे में कंप्लीट एस्पेक्ट को देख लिया। प्रिंट के खत्म होने के बाद कुछ कीवर्ड्स थे, एब्सोल्यूटिस्ट, यूटोपियन, नेशन स्टेट, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखे। और फाइनली अब हम अपने दूसरे टॉपिक पर मूव करने जा रहे हैं और इस टॉपिक को मूव करते ही कुछ प्रश्न हमारे दिमाग में आने चाहिए और ये आते हैं तो हमारी जो सीक्वेंस है वो बड़ी ही शानदार तरीके से चलेगी, जो कि इस चैप्टर की जैसे कह रहा है कि हाउ डिड यूरोप स्ट्रगल फॉर लिबर्टी। यानी कि इस पूरे चैप्टर में या फिर आने वाले टॉपिक्स में हम कुल मिला जुला के अगर कुछ पढ़ने जा रहे हैं तो वो क्या पढ़ने जा रहे हैं कि यूरोप में जो है लिबर्टी के लिए स्ट्रगल कैसे होता है। सिंपल सी बात है, वही फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है और फ्रेंच रेवोल्यूशन भी ऐसे नहीं आ जाता है, लोग काफ़ी संघर्ष करते हैं, वहाँ की जनता काफ़ी संघर्ष करती है। साथ ही साथ नेशनलिज्म राइज कैसे होता है यूरोप में, कैसे डायनेस्टिक रूल का एंड होता है यूरोप में, और कैसे नेशन स्टेट जो है एग्जिस्टेंस में आते हैं यूरोप में, जहाँ पर पहले मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती थी, डायनेस्टिक रूल देखने को मिलता था, वहाँ पर कैसे अब जो है नेशन स्टेट जैसी चीज़ें एग्जिस्ट में आएंगी। यानी कि इस पूरे चैप्टर में हमको यही पढ़ना है कि यूरोप कैसे संघर्ष करता है लिबर्टी के लिए, साथ ही साथ कैसे नेशनलिज्म वहाँ पर पैदा होता है, कैसे डायनेस्टिक रूल खत्म होते हैं और कैसे नेशन स्टेट पूरे यूरोप में आना बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे दिमाग में शुरू हो जाती है। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। आप जानते होंगे पूरी कहानी फ्रेंच रेवोल्यूशन की, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा और आपको याद भी होगा कि 1774 में वहाँ पे लुई 16 और उसकी पत्नी मैरी एंटोनिएट की पूरी व्यवस्था थी फ्रांस में, और वो बैठता है तो उसको अपनी जो खजाना है, जो जिसको ट्रेजरी बोलते हैं, वो एम्प्टी था। क्या था? एम्प्टी था। उसके पीछे तमाम रीजन भी थे कि फ्रांस जो है लगातार युद्ध में शामिल रहता था, जिसकी वजह से उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट उसके ट्रेजरी पड़ता था। एक्स्ट्रा वेजेंट जो नेचर था फ्रांस की, जो किंगडम है, मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट थी, उसका जो फिजूल खर्ची थी, उस कोर्ट को, जो वर्साइल्स कोर्ट है, उसको मेंटेन करने में खर्च, साथ ही साथ अमेरिका की 13 कॉलोनी को ब्रिटेन से आज़ाद कराने के लिए भी फ्रांस के द्वारा किया गया युद्ध और भी तमाम चीज़ों की वजह से फ्रांस का जो ट्रेजरी था वो खाली हो गया था। क्या हो गया था? खाली हो गया था। अब इस ट्रेजरी को जो मेंटेन करने के लिए टैक्स का इम्पोजिशन करना था, क्योंकि राजा तो कमाएगा नहीं, राजा जनता के टैक्स से ही काम करेगा। तो उस टैक्स को बढ़ाने के लिए वो स्टेट जनरल की मीटिंग कराता है। किसकी मीटिंग कराता है? स्टेट जनरल की। अब स्टेट जनरल में फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट और थर्ड स्टेट वाली व्यवस्था को भी आप जानते होंगे। फर्स्ट स्टेट्स में आपके कौन आते थे? क्लर्जी आते थे। सेकंड स्टेट में नोबेलिटी आते थे एंड थर्ड स्टेट में आम जनता आती थी, कॉमन पीपल आते थे, जिसमें सभी लोग आते थे। और ये तीनों स्टेट मिलके जो है वोट करते थे और हर स्टेट का अपना एक वोट होता था। क्लर्जी का एक वोट, नोबेलिटी का एक वोट और कॉमन पीपल का एक वोट। भले ही क्लर्जी में 300 मेंबर थे, नोबिलिटी में भी 300 मेंबर, कॉमन पीपल में 600 मेंबर्स वोट नहीं देते थे, बल्कि एक स्टेट का एक वोट, यानी क्लर्जी का एक वोट माना जाएगा, नोबिलिटी का एक वोट माना जाएगा और कॉमन पीपल का एक वोट माना जाएगा। और वोट देते थे, मजेदार बात यह है कि वोट तो सब देते थे, यानी कि क्लर्जी का एक वोट, नोबिलिटी का एक वोट और कॉमन पीपल का एक वोट, लेकिन टैक्स सिर्फ और सिर्फ कॉमन पीपल को देना पड़ता था। एंड टैक्स हमेशा क्लर्जी और नोबिलिटी इन सब चीज़ों से मुक्त रहते थे, टैक्स वाली चीज़ों से। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी।
तो अब जो है जब टैक्स बढ़ाने की बात आती थी या कभी भी ऐसा कोई काम करना पड़ता था तो ये क्लर्जी नोबिलिटी आपस में मिल जाते थे, तो 2 वोट हो गया और कॉमन पीपल का 1 वोट, वो अकेला रह जाता था। यानी बातें बहुमत में किसकी आ जाती थी, आपकी क्लर्जी और नोबिलिटी की, और बातें जो है लागू हो जाती थी, इंप्लीमेंट हो जाती थी। अब की बार भी राजा बुलाता है सबको, सभी स्टेट्स को टैक्स बढ़ाने के लिए, टैक्स को इम्पोज करने के लिए, लेकिन इस बार जो है जो थर्ड स्टेट था, कॉमन पीपल था, वो कहता है नहीं, हर मेंबर का 1 वोट होना चाहिए, जिस बात को वो कहता है। साथ ही साथ और भी तमाम डिमांड रखता है, राजा इन सब चीज़ों को इग्नोर करता है, लोग निकल जाते हैं, टेनिस कोर्ट में अपनी खुद की नेशनल असेंबली बनाते हैं और राजा को हटाने की बात करते हैं। साथ ही साथ उस वक्त र्यूमर फैलती है कि राजा जो है उनको मारने के लिए सैनिक बुलवाया हुआ है, जिसकी वजह से जनता भी क्या होती है, भड़क जाती है और बेस्टाइल फोर्ट पे, जो कि एक प्रकार समझिए कि एक प्रिजन थी, जेल थी या जो भी था, वहाँ पे पूरी जनता अटैक करती है, हथियार को लूट लेती है, तमाम चीज़ों को करती है। इसके बाद राजा और जनता के बीच में सीधे क्लैश शुरू होता है और फाइनली ये पूरी घटना, ये जो पूरी घटना हम लोग बोले हैं, यही पूरी घटना आपकी घटती है 14 जुलाई 1789 को, और यही कहलाई क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन। क्या कहलाई, फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये कहानी आपको जो है थोड़ी सी समझ में आई होगी और आपको पता भी रहा होगा। अब वही फ्रेंच रेवोल्यूशन ने किस प्रकार से आइडिया ऑफ नेशन को प्रोवाइड किया उसको हम लोग देखते हैं। लिखा है कि द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कम विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन 1789। जो सबसे पहला क्लियर एक्सप्रेशन आया था नेशनलिज्म का, वो आया था आपका किसके माध्यम से, फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से। किसके माध्यम से, फ्रेंच रेवोल्यूशन के माध्यम से, जो कि हुआ था 1789। और इस रेवोल्यूशन के थ्रू द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट कम इन वेक ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। यानी जो पावर पहले मोनार्कियल सिस्टम, मोनार्कियल बॉडी में हुआ करती थी, वहां से पावर ट्रांसफर होकर के सिटीजन्स ऑफ फ्रांस के पास चली जाती है। यानी राजा के पास से पावर निकलकर अब जनता के पास पावर का ट्रांसफरेशन हो जाता है, ट्रांसफर हो जाती है। और ये जो रिवोल्यूशन है वो प्रोक्लेम कर देता है, क्या प्रोक्लेम कर देता है, कि इट वाज द पीपल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन। ये जो रिवोल्यूशन फ्रांस में हुआ, इसने इस बात को प्रोक्लेम कर दिया, इसकी घोषणा कर दिया कि लोग ही हैं जो कॉन्स्टिट्यूट करेंगे नेशन को, और साथ ही साथ फ्रांस की डेस्टिनी को सेव करेंगे, यानी इस देश के भाग्य को भी निर्धारित करेंगे, उसको आकार देंगे। यानी लोग ही सब कुछ रहेंगे, लोग ही हैं जो मिलकर राष्ट्र बनाएंगे, और लोग ही हैं जो फ्रांस के भाग्य को निर्धारित करेंगे। यानी कोई राजा नहीं होगा जो हमारे भाग्य को निर्धारित करेगा, बल्कि हम सभी, हम जो आम जनता हैं, हम लोग मिलकर देश को बनाएंगे, देश को चलाएंगे। यानी कि जो फ्रांस में पहले मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था, मोनार्की थी, वहां से हट के अब व्यवस्था क्या, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ जाती है। किसकी तरफ बढ़ जाती है, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ जाती है, डेमोक्रेसी की तरफ बढ़ जाती है। ये चीजें हम लोग महसूस कर रहे हैं। यानी जो पहला क्लियर एक्सप्रेशन आता है नेशनलिज्म का, वो फ्रांस की क्रांति के पश्चात ही देखने को मिलता है, और इस क्रांति ने ही प्रोक्लेम कर दिया कि लोग ही मिलकर देश बनाएंगे, लोग ही इस देश के भाग्य को क्या कर देंगे, सेप देंगे, जो है आकार देंगे। From the very beginning, the French Revolutionists introduced various measures and practices that could create a sense of collective identities amongst the French people. अब देखिए, क्रांति हो गई, राजा हट गया, अब जनता वहां पे चला रही है। लेकिन देखिए, देश को आज़ाद कराना और देश के लोगों को यूनाइटेड रखना, ये दो अलग अलग मेजर एस्पेक्ट है। देश को आप आज़ाद करा दीजिए और देश के लोगों के अंदर वो फीलिंग ही ना हो एकता का, एकजुटता का, यूनिटी का, तो लिबर्टी का, फ्रेटर्निटी का, इक्वलिटी का, तो कहीं ना कहीं वो देश लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा है कि शुरुआत में, अगर शुरुआत की बात किया जाए तो शुरुआत में सबसे पहले आपका फ्रेंच जो रिवोल्यूशनरीज थे, जो फ्रांस के जो क्रांतिकारी थे, वो तमाम वेरियस अलग अलग मेजर्स को अडोप्ट करते हैं, अलग अलग मेजर्स को अडोप्ट करते हैं, जिस और प्रैक्टिसेस को अडोप्ट करते हैं, जिसके माध्यम से वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग या सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी को किसके बीच में, फ्रांस के लोगों के बीच में क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए, जो रिवोल्यूशनरीज थे वो तमाम अलग अलग मेजर्स को लेंगे, जिसकी वजह से जो फ्रांस के लोग हैं वो एकजुटता का भाव महसूस करेंगे, एक साथ रहने का प्रयास करेंगे, और जितने भी फ्रांस के जो नागरिक हैं उनके बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी डेवलप हो। तो उन सभी मेजर्स को, उन सभी प्रैक्टिसेस को फ्रांस के जो रिवोल्यूशनरीज हैं वो एडोप्ट करने का प्रयास करेंगे, वो ऐसे तमाम मेजर्स को लागू करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि सबसे पहला जो है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द आइडिया ऑफ ला पैट्री, द आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ला सिटोयन। सबसे पहला जो उन्होंने जो आइडिया इंप्लीमेंट किया, ला पैट्री और ला सिटोयन। ला पैट्री मतलब
फादरलैंड, ला सिटोयन मतलब नागरिक, यानी कि ये जो फ्रांस है, जैसे भारत को हम लोग भारत माता बोलते हैं, तो फ्रांस के जो नागरिक हैं फ्रांस को अपना एक प्रकार से पितृभूमि कहते हैं। हम लोग मातृभूमि समझते हैं, वो पितृभूमि समझते हैं। तो ला पैत्री यानी ला पैत्री एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है द फादरलैंड। ला सिटोयन मतलब नागरिक, यानी ये फ्रांस क्या है, हमारा पिता है, हमारे पितृभूमि है और हम उसके बच्चे हैं, हम उसके नागरिक हैं। यानी कि आइडिया ऑफ ला पैत्री और ला सिटोयन को एम्फेसाइज किया गया, द नोशन ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटीज एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। भाई किस बात पे जोर दिया गया, यूनाइटेड कम्युनिटी के लिए, यानी यूनाइटेड कम्युनिटी के लिए भाई सबको एकजुट करने के लिए ला पैत्री और ला सिटोयन जैसी चीज़ों पर जोर दिया गया। साथ ही साथ अ न्यू फ्रेंच फ्लैग द ट्राई कलर वाज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड। जो पहले का जो रॉयल स्टैंडर्ड वाला फ्लैग था उसको रिप्लेस कर देते हैं और रिप्लेस करके जो नया फ्रेंच फ्लैग जो ट्राई कलर का, आपको याद होगा कौन सा कलर है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फ्रांस का जो झंडा था उसमें जो 3 कलर हैं उनके नाम क्या क्या है वो आप बताएंगे। तो जो ट्राई कलर फ्लैग था उसको क्या करते हैं, एडोप्ट कर लेते हैं, एक नया फ्रांस का जो है फ्लैग बना देते हैं। ठीक है, अगला जो मेजर्स अडोप्ट करते हैं वो है कि द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। यानी जो आपका स्टेट जनरल वाली जो व्यवस्था थी, कहाँ पर, फ्रांस में, जो फ्रांस में स्टेट जनरल वाली जो व्यवस्था थी जो कि एक्टिव सिटीजन के द्वारा इलेक्ट होते थे और स्टेट जनरल बनते थे, उस व्यवस्था को रीनेम करके अब बना देते हैं नेशनल असेंबली। क्या बना देते हैं, नेशनल असेंबली, यानी कि स्टेट जनरल का नाम बदल करके अब नेशनल असेंबली कर दिया जाता है। साथ ही साथ नए नए हाइम्स वर कंपोज्ड, तमाम भजन कीर्तन तमाम देश के लिए समर्पित ऐसे भजन बनाए जाते हैं, कंपोज किए जाते हैं, तमाम शपथ ली जाती हैं, ओथ्स टेकन, मार्टर्स कमेमोरेटेड ऑल इन द नेम ऑफ नेशन, तमाम शहीदों के लिए गीत, शहीदों को याद करने के लिए तमाम चीज़ें बनाई गई। ये सब चीज़ें देश के नाम पर ही, क्या, इन द नेम ऑफ द नेशन, देश के नाम पर ही बनाए गए। देश के नाम पे लोग शपथ लेंगे, देश के नाम पे भजन कीर्तन होंगे, लोगों को मतलब लोकगीत बनेंगे, तमाम ऐसे शहीदों को याद करने के लिए बातें हम लोग करेंगे, ऐसी तमाम चीज़ें जिससे लोग एकजुटता का क्या भाव अपने अंदर अनुभव करें और एकजुटता का भाव अपने में महसूस करें। साथ ही साथ एक सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज पुट इन द प्लेस इन द फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन इट्स टेरिटरी। यूनिफॉर्म लॉ यानी एक कानून सबके लिए एक कानून जैसी व्यवस्थाओं को बनाया गया। और साथ ही साथ सेंट्रलाइज जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था उसके स्थान पे सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब पूरा सिस्टम, पूरी पावर एक लोगों के हाथ में रहती थी और वो व्यक्ति चाहे किसी को अधिकार दे या फिर न दे, वो उसके ऊपर डिपेंड करता था, जैसे मोनार्की। उसके स्थान पे एक यूनिफॉर्मूला बनाया गया। क्या बनाया गया, यूनिफॉर्मूला बनाया गया, जिसमें सभी नागरिक है ना, एंड फार्मुलेटेड यूनिफॉर्मूला फॉर ऑल सिटीजन विद इन इट्स टेरिटरी, यानी इसके टेरिटरी के अंदर जितने भी सिटीजन होंगे उन सबके लिए यूनिफॉर्मूला बना दिया गया, सबके लिए एक कानून बना दिया गया। ठीक है, इसके बाद इंटरनल जो कस्टम ड्यूटीज थी और जो ड्यूज थे उनको एबोलिश कर देते हैं एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स वाज एडोप्टेड। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट, आप 9th में पढ़े भी होंगे कि छोटी छोटी टेरिटरी को बदलने के बाद आप जब किसी टेरिटरी में जाते थे तो वहाँ पे वेट, मेजरमेंट, करेंसी, ये सारी चीज़ें बड़ी तेज़ी बदलती थी। यानी कि अगर आपने 1 किलो चीनी वहाँ पर खरीदा तो उसका वजन 1000 ग्राम था, अगले ही थोड़े से क्षेत्र में आप जाएंगे उसी देश के अंदर तो उसका वजन 900 ग्राम हो जाता था, अगले ही क्षेत्र में जाते थे 700 ग्राम हो जाता था, कहीं पर 1500 ग्राम हो जाता था। मतलब सबके वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम क्या थे, अलग थे, जिससे कि लोग अपने आप को यूनाइटेड फील नहीं कर पाते थे। आप भारत को ही ले लीजिए, अगर आप उत्तर प्रदेश में किसी चीज़ का वजन कर रहे हो और 1 किलो है, मध्य प्रदेश में जाओगे तो 1.5 किलो है, तो आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश को कनेक्ट नहीं करोगे, आपको फीलिंग आएगी कि वो दूसरी चीज़ है। और जब वही सेम पूरे भारत में एक करेंसी है, एक वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, एक यूनिफॉर्म लॉ है सभी नागरिकों के लिए, तो आप पूरे देश में सभी लोग जितने लोग रहते हैं वो अपने आप को कनेक्टेड महसूस करेंगे, उनके अंदर सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग जो है अपने आप डेवलप हो जाएगी। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे। तो जितने भी इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ थे और जो ड्यूज़ थे उनको एबोलिश कर देते हैं और साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिस्टम लाते हैं वेट और मेजरमेंट का। ठीक है, और तमाम उस वक्त रीजनल डायलेक्ट थी, क्षेत्रीय बोलियाँ थी, क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनको डिस्करेज करते हैं। क्या करते हैं, डिस्करेज करते हैं। एंड फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटेन इन फ्रेंच बिकम द कॉमन लैंग्वेज फॉर द नेशन। और जो फ्रेंच लैंग्वेज है क्या है,
फ्रेंच लैंग्वेज है उसको पूरे देश की जो है एक प्रकार समझ लीजिए कि राष्ट्रभाषा बना देते हैं, कॉमन लैंग्वेज बना देते हैं फ्रेंच को। तमाम जो क्षेत्रीय बोलियाँ थी, क्षेत्रीय भाषाएं थी, उनको डिस्करेज करते हैं और फ्रांस को जो है एक फ्रेंच जो लैंग्वेज है उसको आपकी क्या बना देते हैं, एक प्रकार से कॉमन लैंग्वेज बना देते हैं पूरे नेशन के लिए। तो ये जितने भी हमने टॉपिक्स पढ़ा, आई होप आप इस चीज़ को समझ पा रहे होंगे, जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ा होगा ये सभी, ये 1 2 3 4 5 और साथ ही साथ 6 और 7, ये सातों पॉइंट क्या हैं, वे सब, ये जो सातों पॉइंट वे पॉइंट हैं जिनके माध्यम से सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज किसके बीच में फ्रेंच पीपल के बीच में, फ्रांस के लोगों के बीच में क्रिएट करने के लिए इन सभी चीज़ों को एडॉप्ट किया गया। यानी कि हम लोग समझ चुके हैं उन सभी प्रोसेस को, उन सभी स्टेप्स को जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने उठाया था, फ्रांस के लोगों के बीच में सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग को कैसे डेवलप किया जाए, कैसे लोगों के अंदर एकजुटता का भाव जो है पैदा किया जाए। तो वो चीज़ें हमने अभी जस्ट पढ़ा। उन्होंने लाभ पैत्री, ला सिटोयन जैसी चीज़ों पर इम्फेसाइज किया, जोर दिया। साथ ही साथ फ्रांस का एक नया फ्लैग बनाया, साथ ही साथ स्टेट जनरल को रीनेम करके नेशनल असेंबली कर दिया। देश के लिए समर्पित डेडिकेटेड जो हैम्स बनाए गए, शपथ ली गई, गीत बनाए गए, शहीदों को याद किया गया। साथ ही साथ जो पहले सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था, जो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, उसके स्थान पर यूनिफॉर्म लॉ को फार्मुलेट कर दिया गया। एक सभी लोगों के लिए समान कानून चलेगा, ऐसी चीज़ें जो है बना दी गई। साथ ही साथ अगर बात करें और क्या स्टेप उठाए गए, तो इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और जो ड्यूज थे उनको एबोलिश कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ यूनिफॉर्म सिस्टम बना दिया गया वेट और मेजरमेंट सिस्टम के लिए। रीजनल जो डायलेक्ट थी, जो क्षेत्रीय बोलियां थी, उनको डिस्करेज करके उसके स्थान पे पूरे फ्रांस के लिए एक जो है कॉमन लैंग्वेज, जिसको हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं कि पूरे देश में फ्रेंच लैंग्वेज को जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया कि मैक्सिमम वर्क में फ्रेंच भाषा का ही प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि जब सभी लोग एक जैसी भाषाओं का यूज करेंगे तो लोगों के अंदर सेंस ऑफ यूनिटी अपने आप डेवलप हो जाएगी। इसके बाद हम अगर बात करें टॉपिक की, तो ये क्वेश्चन जो है 1 2 3 ये PYQ है, जो कि इस टॉपिक से संबंधित लगातार विगत कई वर्षों में पूछे गए हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, चूंकि जितने भी टॉपिक्स को हम लोग पढ़ रहे हैं, चाहे वो पहला फ्रेडरिक शोजे का टॉपिक हो, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन की बात हो, साथ ही साथ जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसकी बात हो, तो हर टॉपिक को हम लोग पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड जितने भी PYQs रहेंगे उनको हम लोग डिस्कस करेंगे साथ ही साथ। तो इस पे अगर बात करें तो डिस्क्राइब द स्टेप्स टेकन बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। इस फॉर्म में जो है क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है इस टॉपिक पर। डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन विच हैड इन्फ्लुएंस्ड द पीपल बिलोंगिंग टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप, जिसने पूरे अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप को इन्फ्लुएंस किया, उन सभी स्टेप्स को जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में उठाए गए, जिससे पूरा यूरोप प्रभावित हुआ। तो वही चीज़ लिखना है ला पैत्री ला सिटोयन वाले टॉपिक को। फिर डिस्क्राइब एनी 5 मेजर्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल। तो ये तीनों जो PYQs हैं, PYQs जो हैं वो आपके विगत कई वर्षों में क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे गए हैं, जिसको साथ ही साथ आप तैयार भी करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्योंकि अगर मैं आपसे बात करूं या फिर आप मुझसे पूछें कि इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट जो बर्निंग जो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो मैं सबसे पहली बात इसको ही रखूंगा कि हाउ द सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी क्रिएट इन अमंगस्ट द फ्रेंच पीपल, कि लोगों के अंदर कैसे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटीज डेवलप की गई फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज के द्वारा फ्रांस के लोगों के बीच में। तो वो क्वेश्चन अपने आप में काफ़ी VIP क्वेश्चन है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का। तो इसको आप जरूर देखें, जरूर तैयार करें। अब आगे हम लोग बढ़ें तो लिखा हुआ कि द रेवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म का मतलब निरंकुशता या निरंकुशवाद, जो राजा महाराजा वाला सिस्टम है, जो मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उसी को डेस्पोटिज्म कहता है। क्या कहते हैं? उसी को डेस्पोटिज्म कहा जाता है। अब ये चीज़ें फ्रांस में हो चुकी हैं। फ्रांस में के लोगों को जो है सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी में बांधने का काम किया जा रहा है, हो भी रहा है। तमाम स्टेप्स भी फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी उठा रहे हैं। इसके बाद जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरी हैं वो डिक्लेयर करते हैं कि ये उनका मिशन है, क्या ये उनका डेस्टिनी है क्या, कि फ्रेंच जो नेशन है वो लिबरेट कराए, स्वतंत्र कराए किसको? तमाम यूरोप के देशों को डेस्पोटिज्म से।
अपने देश को तो उसने कर लिया, लेकिन अब जो यूरोप के तमाम देश हैं उनको भी डेस्पोटिज्म से मुक्ति दिलाए, यानी उनकी यहाँ भी मोनार्कियल सिस्टम गवर्नमेंट को हटाए। कितनी शानदार बात कही। इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प अदर पीपल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन, यानी कि दूसरे शब्दों में कहा जाए कि यूरोप के जो तमाम और नेशन हैं और जो टेरिटरीज हैं जहां पर मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करता है, उनको भी नेशन बनाने में हम खुद यानी फ्रांस वाले हेल्प करेंगे, ये चीजें कही गई। तो when the news of the event in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began to setting up Jacobin clubs। ये जैकोबिन क्लब नाम आपने सुना होगा। इसमें जो सबसे फेमस है व्यक्ति जो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जो जिसके जो टाइमलाइन को रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा था। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन की पूरी कहानी आपको याद होगी हर हाल में, अब जबकि इस वीडियो लेक्चर की शुरुआत में भी पढ़ाया गया आपको कि पूरी घटना क्या है। और पूरी घटना जब हम पढ़ लिए तो उसमें हमने मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर के बारे में भी जाना है कि वो भी एक जैकोबिन क्लब का लीडर था। तमाम जैकोबिन क्लब्स बन रहे थे जिसमें स्टूडेंट, एजुकेटेड मिडिल क्लास शामिल होकर देश के लिए जो है नेशन स्टेट बनाने के लिए तमाम काम करते थे, मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का अपोज करते थे। तो वो चीज़ जब फ्रांस में जब होती है रिवोल्यूशन, उसके बाद जब ये न्यूज़ पूरे यूरोप में फैलती है, पूरे यूरोप में फैलती है, तो तमाम जो यूरोप के जो लोग हैं, अलग अलग टेरिटरी, अलग अलग नेशंस के जो स्टूडेंट हैं, अदर मेंबर ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास हैं, वो सेटिंग अप करना शुरू कर देते हैं, जैकोबिन क्लब्स बनाना शुरू करते हैं, उससे जुड़ना शुरू कर देते हैं। और कहीं ना कहीं एक आज़ादी की, नेशन स्टेट को बनाने की जो लहर है वो पूरे यूरोप के सभी जो राष्ट्र हैं, यूरोप के जितने भी नेशन थे, या उस वक्त नेशन स्टेट चूँकि एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, या जो भी मोनार्कियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के अंतर्गत आने वाली टेरिटरीज थी, उसमें ये जो आग है, ये जो चिंगारी है, वो आग की तरह काम कर रही थी। Their activities and the campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in the 1790s। तो आप देखिए उनकी जो एक्टिविटीज़, किनकी एक्टिविटीज़, जो जैकोबिन क्लब्स बन रहे हैं पूरे यूरोप में, उनकी जो एक्टिविटीज़ थी, उनके जो कैंपेन थे, वो प्रिपेयर्ड होते थे किसके, द वे फॉर द फ्रेंच आर्मी विच मूव्ड इनटू हॉलैंड। जो फ्रेंच आर्मी मूव करती थी हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में एंड मच ऑफ इटली में 1790s के समय में। तो यानी कि आप ऐसे समझिए कि वो किस तरीके से कैंपेन करेंगे, क्या एक्टिविटीज़ करेंगे, ये कहीं ना कहीं फ्रेंच आर्मी डिसाइड करती थी। और फ्रेंच आर्मी जिस तरीके से हॉलैंड में, बेल्जियम में, स्विट्जरलैंड में, इटली में अपने एक्टिविटीज़ को करती थी, उन्हीं एक्टिविटीज़ को ही फॉलो पूरे यूरोप में किया जाता था। सो विद द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशनरी वार, द फ्रेंच आर्मी बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म वार। तो जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, जो आइडिया ऑफ नेशनलिज्म है, जो राष्ट्रवाद के जो विचार है, वो कहीं ना कहीं एब्रोड बनता है। क्या बनता है? एब्रोड बनता है, यानी वो इंटरनेशनल बनता है, वो अलग अलग देशों में फैलना शुरू हो जाता है। और इसको फैलाने का काम कौन करता है? इसको, इस आइडिया को कैरी आउट कौन करता है? फ्रेंच आर्मी। कौन करती है? फ्रेंच आर्मी करती है। इस रिवोल्यूशनरी वार की जो पूरा आइडिया है, जो फ्रांस में जो पूरी घटना घटी थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन जिसको हम जानते हैं, इसके पूरे बेसिक आइडिया को फ्रेंच आर्मी पूरे यूरोप में क्या कर रही है? सर्कुलेट कर रही है। क्या कर रही है? सर्कुलेट कर रही है। लेकिन थोड़ी सी कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम देखते हैं कि इस पूरी कहानी में एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। किसका नाम होता है? नेपोलियन बोनापार्ट। साधारण सा सैनिक, फ्रेंच आर्मी में काम करने वाला, बाद में वो कमांडर बनता है, फिर बाद में वो एम्परर भी बनता है फ्रांस का। तो देखिए कितना वो संघर्ष करता है, लेकिन थोड़ा सा इसका ड्रॉबैक भी कुछ है, उसको भी हम लोग देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले आपको ये समझिए कि 1774 में लुईस 16 गद्दी पे क्या होते हैं? बैठते हैं। लुईस 16 गद्दी पे बैठते हैं। 1789 में आपका फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। क्या होता है? फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद अब वहाँ पर डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो जाती है। कहाँ पर? फ्रांस में। अब ये जो डेमोक्रेसी का जो आइडिया है, वो पूरे यूरोप में फैलना शुरू हो जाता है। और इस आइडिया को जो कैरी आउट करता है वो कौन करती है? तो वो करती है फ्रेंच आर्मी। कौन करती है? फ्रेंच आर्मी। फ्रेंच आर्मी ये इस पूरे आइडिया को पूरे यूरोप में क्या करती है? सर्कुलेट करती है, आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को। तो अब जो 1789 में जो रेवोल्यूशन हुआ, उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे कैसे पड़ेगा, ये तो अगली हेडिंग में हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर कहानी थोड़ी सी ये है कि जब आपका 1789 में जब रेवोल्यूशन होता है तो डेमोक्रेसी आ गई, मोनार्की हट गई। और ये डेमोक्रेसी बहुत दिन फ्रांस में रह नहीं पाती है। क्यों? क्योंकि 1799 आते आते 1799 तक
आते आते यानी 10 साल, महज 10 साल में ही उनकी डेमोक्रेसी रह नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त वहाँ पर एक व्यक्ति की एंट्री होती है जिसका नाम होता है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट। अब ये नेपोलियन बोनापार्ट वहाँ से फिर से डेमोक्रेसी को क्या कर देगा? डिस्ट्रॉय कर देगा। डेमोक्रेसी को क्या कर देगा? खत्म कर देगा। और अपनी सिविल कोड को, अपने नेपोलियनिक कोड को वहाँ पर इम्प्लीमेंट करेगा। और वहाँ से क्या कहानी बढ़ेगी उसको हम लोग इसमें टॉपिक में समझने जा रहे हैं। तो 1804 की कहानी से ये पूरा टॉपिक शुरू करता है। लेकिन हम ये समझ ले पहले कि आपको ये समझना है कि सबसे पहले शुरुआत में फ्रांस में क्या था? मोनार्की। फ्रांस में क्या था? मोनार्की, यानी राजा महाराजा वाला सिस्टम था। ठीक है, ये मोनार्की जो है ट्रांसफ़र होती है जब पावर थी पूरी मोनार्की के हाथ में हुआ करती थी। अब ये पावर ट्रांसफ़र होती है सिटीजन्स ऑफ फ्रांस के बीच में, और वहाँ पे तमाम जैकोबिन क्लब्स बनते हैं। वहाँ पे जैकोबिन क्लब में एक जैकोबिन क्लब था जिसका लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जिसका पिक्चर आप नीचे देख पा रहे होंगे। ये देखते हैं, यानी पहले राजा के पास पावर थी, राजा के पास पावर हट के जनता के पास पावर चली जाती है। और फिर वहाँ पर जैकोबिन क्लब का एक लीडर था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर, जब वो पूरी चीज़ों को सही से हैंडल नहीं करता है तो अब वहाँ पर डायरेक्टरी सेटअप की जाती है। क्या सेटअप की जाती है? डायरेक्टरी। कहाँ पर? फ्रांस में। ये डायरेक्टरी में कितने मेंबर थे? 5 लोग। कितने लोग थे? 5 लोग। अब ये पांचों लोग आपस में स्टेबिलिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसका फ़ायदा उठाकर अब वहाँ पर जो है शासन व्यवस्था नेपोलियन बोनापार्ट के हाथों में आने वाली है। और वो व्यवस्था आ जाती है 1799 में। कब आती है? 1799 में। और इसके बाद 1799 में जब कंट्रोल कर लेता है नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस पर, तो वो वहाँ से महज 5 सालों में ही खुद को 1804 में एम्परर ऑफ फ्रांस क्या कर देता है? डिक्लेयर कर देता है कि मैं फ्रांस का सम्राट हूँ, मैं फ्रांस का राजा हूँ। कौन? नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में खुद को डिक्लेयर करता है कि मैं फ्रांस का राजा हूं। और उसने खुद की एक संहिता बनाई जिसको सिविल कोड बोला गया, नेपोलियनिक कोड बोला गया, क्योंकि नेपोलियन ने बनाया तो नेपोलियनिक कोड भी कहा गया। अब ये सिविल कोड क्या है? रूल रेगुलेशन का पूरा मामला है कि कौन सी चीज़ें कैसे चलेंगी, क्या चीज़ें कैसे चलेंगी, प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चलेगी, कानून कैसे चलेगा, मतलब समझ संविधान एज लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन उसने बना दिया जिसको उसने नाम दिया सिविल कोड या फिर नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804। तो जो व्यक्ति नेपोलियन बोनापार्ट है 1804 में खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर करता है और खुद का लाता है सिविल कोड। और ये सिविल कोड के अंतर्गत उसने क्या रिफॉर्म, क्या इम्प्लीमेंटेशन फ्रांस में किए, वो काफ़ी एक अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बन जाता है। होता क्या है कि within the wide swath of territory that come under the control of Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France। फ्रांस में सबसे पहले कंट्रोल करता है, फ्रांस में बहुत सारे रिफॉर्म्स को वो इंट्रोड्यूस करता है। लेकिन उसके बाद फ्रांस को तो किया, फ्रांस से मोनार्की हटाया, डेमोक्रेसी को हटाया, पूरी व्यवस्था को, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को शानदार किया। अब वो चीज़ें जो उसने फ्रांस में किया था वो पूरे यूरोप के जिन जिन देशों में वो कब्जा करता चला जा रहा है वहाँ पर भी वो इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देता है। मतलब कि क्या कि लिख रहा है कि विद इन द स्वैथ वाइड स्वैथ ऑफ टेरिटरी दैट कम अंडर द कंट्रोल, वो सभी क्षेत्र, वो सभी टेरिटरी जो नेपोलियन के कंट्रोल में आते थे उन सभी पर वही जो चेंजेस हैं इंट्रोड्यूस किए जाते थे, रिफॉर्म्स को लगाए जाते थे जो कि ऑलरेडी फ्रांस में उसके द्वारा किए जा रहे थे। यानी फ्रांस में जो काम हो रहा था वही यूरोप के सभी देशों में जहाँ जहाँ पर नेपोलियन कंट्रोल करता था वहाँ पर बिल्कुल एज लाइक फ्रांस की जो व्यवस्था थी वही व्यवस्था हर देशों पर लगा दी जाती थी। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की Napoleon had no doubt destroyed democracies in France, but in the administrative field he had incorporated a revolutionary principle in order to make the whole system more rational and efficient। more rational and efficient, देखिए बड़ी अच्छी लाइन कहा है और यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है। कह रहा है कि नेपोलियन चीज़ें चेंजेस शुरू कर रहा है, रिफॉर्म्स कर रहा है, तमाम फ्रांस में कर रहा है, यूरोप के उन सभी देशों में कर रहा है जहाँ पर नेपोलियन कंट्रोल है। नेपोलियन जिन जिन क्षेत्रों को कन्क्वायर कर रहा है वहाँ पर भी वो सभी चेंजेस को इंट्रोड्यूस करता है जो चेंजेस वो फ्रांस में कर रहा था। तो इसके बाद एनसीईआरटी बोले नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसीज, उसने नो डाउट बिना किसी संदेह के हम कह सकते हैं कि उसने डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, मोनार्की को भी खत्म किया और लोकतंत्र को भी खत्म किया। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड है,
प्रशासनिक जो क्षेत्र है, जो प्रशासनिक जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, क्रांतिकारी सिद्धांतों को उसने लागू किया, जिससे कि पूरा सिस्टम जो है बहुत ही ज़्यादा रेशनल और एफिशिएंट हो गया, बड़ा ही प्रभावशाली सिस्टम बन गया। नेपोलियन डेमोक्रेसी को नो डाउट खत्म कर दिया, लेकिन जो पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है उसको बड़ा शानदार किया। जैसे हिटलर को भी आप ऐसे कुछ इस तरीके से बोल सकते हो। और वो क्या चेंजेस इंट्रोड्यूस किए, वो सभी चेंजेस हम किस में पढ़ेंगे, सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको हम लोग नेपोलियनिक कोड बोलते हैं। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं, और क्वेश्चन मैं पहले ही आपको दिखा दूं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं इस टॉपिक पर। यहां पर आप देख सकते हैं इसको कि विगत कई वर्षों में नेपोलियनिक कोड से रिलेटेड भी क्वेश्चन कई बार बनते हैं। जैसे आपका जो टॉपिक अभी जस्ट आपने पढ़ा उस पर भी क्वेश्चन देखिए कि नेपोलियन हैड डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ठीक है, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट विद द फीचर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804। यानी सिविल कोड ऑफ 1804 को बढ़िया से हमें डिस्क्राइब करते हुए बताना है कि डेमोक्रेसी को तो उसने खत्म किया, लेकिन कैसे हम कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में उसने शानदार परिवर्तन को किया, कैसे हम कर सकते हैं, हाउ कैन वी से दैट। क्वेश्चन इस तरीके से स्टेटमेंट बेस आ सकते हैं, और आए हुए ये सीबीएसई के जो है पीवाईक्यूज हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका इसी टॉपिक पे कैसे बन सकता है, कैसे आया हुआ है, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियन, यानी कि सीधा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा। हाउ डिड द नेपोलियनिक कोड अफेक्ट द रीजन अंडर द फ्रेंच कंट्रोल, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल। ये सारी यानी कुछ इस तरीके से इस टॉपिक पर भी क्वेश्चन आपके बनते हुए हमें देखने को मिल जाएंगे। यानी कि अब हमको सबसे बड़ी बात समझनी है कि आखिर सिविल कोड है क्या। तो सिविल कोड में सबसे पहला जो प्रावधान है कि उसने उन सभी प्रिविलेजेस को, किसको, प्रिविलेजेस को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जो भी प्रिविलेजेस थे बेस्ड ऑन बर्थ, जन्म के आधार पर जो भी प्रिविलेज सबको मिलती थी, जैसे क्लर्जी हो गया, नोबिलिटी हो गया, उस सभी चीज़ों को खत्म कर दिया। तो जो बेस्ड ऑन बर्थ जो प्रिविलेज लोगों को मिलते थे उसको डिड अवे कर दिया। सेकेंड जो उसने रिफॉर्म किया कि इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ऐसी चीज़ों को स्टेब्लिश कर दिया कि कानून के समक्ष सभी लोग क्या रहेंगे, समान रहेंगे। एंड सिक्योर कर दिया राइट टू प्रॉपर्टी, कि हर व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार होगा, हर व्यक्ति के पास किसका अधिकार होगा, संपत्ति का अधिकार होगा। पहला बात उसने क्या किया कि प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को डिड अवे कर दिया। दूसरा चीज़ राइट टू इक्वलिटी एंड राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम तो नहीं बोल सकते, अभी आगे हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी उसने जरूर दिया कि हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति रखने का पूरा अधिकार होगा, संपत्ति का अधिकार होगा, और कानून के समक्ष हर व्यक्ति क्या है, जो है समान है। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन्स अंडर द फ्रेंच कंट्रोल। हम जानते हैं भाई जो जो क्षेत्र फ्रांस के कंट्रोल में रहेगा वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें लागू होंगी, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जैसे डच रिपब्लिक की बात करें, स्विट्जरलैंड की बात करें, इटली की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो जो वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन था उसको सिंप्लीफाइड कर दिया उसने। तो वही लिखा है कि नेपोलियन सिंप्लीफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स एबोलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम द सर्फडम्स एंड मेनोरियल ड्यूज। ये सर्फडम्स क्या है और मेनोरियल ड्यूज क्या है, इसको जागीरदारी कर बोलते हैं। पहले जमाने जो लैंड लॉर्ड किसानों को कर्जा देते थे तो फिर वो उनसे लेते थे, तमाम चीज़ें थी, तो वो मेनोरियल ड्यूज है। सर्फडम मतलब गुलामी हुई, दासत्व तो हो गया, राजा जो है बधुआ मजदूर बना के रखते थे, बॉन्डेड लेबर की तरह रखते थे, सर्फडम गुलामी कराते थे, तो वो सारी चीज़ों को उसने क्या कर दिया, एबोलिश कर दिया। तो वही लिख रहा है कि जिन जिन क्षेत्रों पर फ्रांस का कंट्रोल रहता था उस वक्त फ्रांस का कंट्रोल जिन जिन यूरोपियन कंट्रीज़ में उस वक्त एग्जिस्ट करता था, उन सभी क्षेत्रों में नेपोलियन ने एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन को क्या कर दिया, सिंप्लीफाइड कर दिया, और साथ ही साथ एबोलिश कर दिया फ्यूडल सिस्टम को, सामंतवादी व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दिया, किसानों को मुक्त कर दिया, किससे, सर्फडम से और मेनोरियल ड्यूज से। इन द टाउन्स की बात करें, शहरों की बात करें, तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वर रिमूव्ड। जो गिल्ड थे यानी ग्रुपिंग करने के, जो बिजनेसमैन व्यापारी वर्ग जो अपना ग्रुप बना के व्यापार करते थे, पहले उस पर राजा कंट्रोल करता था। नेपोलियन ने कहा सबको फ्री कर दो, सब खुल के व्यापार करें, खूब बिजनेस करें, तो गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को भी रिमूव कर दिया उसने। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इंप्रूव कर दिया। यूनिफॉर्म लॉ बना दिया, किसके लिए, वेट और मेजरमेंट सिस्टम के लिए, और एक देश के लिए कॉमन नेशनल करेंसी बना दी। जैसे भारत में अगर उत्तर प्रदेश की करेंसी अलग हो, मध्य प्रदेश की करेंसी अलग हो, तो आपको कैसी फील आएगी, आप अपने आप में सेंस ऑफ यूनिटी से दूर हो जाएंगे। तो पूरे भारत की सेम करेंसी है, सेम लगभग चीज़ें, एक तरीके से वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम का हम लोग फॉलो करते हैं, इसलिए हमारे अंदर यूनिटी लगातार बनी रहती है। तो वही चीज़ नेपोलियन ने उस वक्त भाप लिया और जो यूनिफॉर्म लॉ सबके लिए बना दिया, स्टैंडर्डाइज कर दिया वेट और मेजरमेंट सिस्टम को, कॉमन नेशनल करेंसी बना दी, ये सारी चीज़ें उसने उस वक्त अपने सिविल कोड में डाली और इसको इम्प्लीमेंट भी किया। और जब ऐसा होगा तो लोग खुश होंगे कि नहीं होंगे, बिल्कुल खुश होंगे। सो
पीजेंट आर्टिशियंस वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड न्यू फाउंड फ्रीडम। जो लोगों को नई नई जो ये स्वतंत्रता मिली थी, जो मिली नई नई आज़ादी थी 4 दिन की, उससे लोग खूब खुश हुए। क्योंकि भाई जो स्मॉल स्केल के जो प्रोड्यूसर थे, जो बिजनेसमैन थे, किस सब चीज़ों गुड्स को बनाने वाले स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर हो गए, बिजनेसमैन हो गए, जो वो रियलाइज करना शुरू कर देते हैं कि जो वेट और मेजरमेंट सिस्टम को जो स्टैंडर्डाइज किया गया है, कॉमन नेशनल करेंसी जो बनाई गई है, उसने कहीं ना कहीं फैसिलिटेट कर दिया है मूवमेंट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। यानी कि भाई एक जैसा होने की वजह से अब उनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार करने पे काफ़ी आसानी होती है, काफ़ी मज़ा आता है। यानी लोग खुश हो रहे थे नेपोलियन की इन सभी एक्टिविटीज़ की वजह से। लेकिन एनसीईआरटी बोल रही है कि जो एरिया नेपोलियन ने कन्क्वायर किया था, जिन जिन क्षेत्र पे नेपोलियन ने कब्जा किया था, जिसको जहाँ पर ये सिविल कोड जैसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर रहा था, वहाँ की जो पॉपुलेशन थी उसका जो रिएक्शन था इस सिविल कोड के प्रति वो मिक्स्ड था। तो लिखा है द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन ऑफ फ्रेंच रूल्स वर मिक्स्ड, यानी पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। अब हमारे मन में प्रश्न आएगा कि पॉजिटिव तो हम समझ रहे हैं, इतने अच्छे काम कर रहा है तो वही पॉजिटिव, नेगेटिव क्या है, ड्रॉबैक क्या है? तो ड्रॉबैक को भी हमें समझना पड़ेगा। लोग इतना अगर खुश हैं, लोगों को नई फाउंड फ्रीडम, जो न्यू फाउंड फ्रीडम वो लोगों को मिली है, वो कहीं ना कहीं लोगों को मजा दे रही है, लोग खुल के व्यापार कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट जो पॉपुलेशन का जो रिएक्शन है इस सिविल कोड के प्रति वो मिक्स्ड क्यों है? तो मिक्स्ड इसलिए है कि इनिशियली इन मेनी प्लेस सच एज हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल एज इन सर्टेन सिटी लाइक ब्रसेल्स, मेंज, मिलान एंड वर्सा द फ्रेंच आर्मीज वर वेलकम्ड एज हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी, इन सभी क्षेत्रों में, जो क्षेत्र का नाम हमने पढ़ा, ब्रसेल्स, मेंज, मिलान, वर्सा, हॉलैंड, स्विट्जरलैंड एज वेल एज तमाम जो शहर हैं और तमाम जो देश हैं, यहाँ पे नेपोलियन का वेलकम होता है। क्योंकि जो इम्प्लीमेंट वो जिन मेजर्स को एडोप्ट कर रहा था, अपने अपने जिन क्षेत्रों पे वो कब्जा करके वहाँ पे राजा को हटाता था और फिर वहाँ पे इन सभी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता था, लोग खुश होते थे। इसका पूरा शोर पूरे यूरोप में था, तो लोग उसका वेलकम करते थे कि नेपोलियन हमारे देश में भी आओ और राजा को हटाओ और ये जो पूरी व्यवस्था तुम कर रहे हो हमारे यहाँ भी करो। तो इसलिए हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में लोग देखते थे, अपने स्वतंत्रता के दूत के रूप में, अग्रदूत के रूप में देखते थे कि हमारे लिए आज़ादी का जो है ये दूत है, यही हमें आज़ादी दिलवाएगा अपने राजा से। तो लोग नेपोलियन को कुछ इस तरीके से देखते थे कि ये हमारे लिए हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी है। हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी का मतलब कि ये ही वो व्यक्ति है जो हमें आज़ादी दिला सकता है। क्या दिला सकता है? आज़ादी दिला सकता है। लेकिन ये जो जोश था, जो इनिशियल इंथ्यूजियाज्म है, सून टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। वो जल्द ही हॉस्टिलिटी में, गुस्से में, क्रोध में, नाराजगी में, हतोत्साह में कन्वर्ट हो जाता है। मन में प्रश्न आएगा क्यों? देखो, कहा जा रहा है कि जब नेपोलियन के इन सभी मेजर्स को लोग देखते हैं, खुश होते हैं और हर देश वाला सोचता है कि हमारे यहाँ नेपोलियन आए, हमारे यहाँ नेपोलियन आए, हमारे यहाँ नेपोलियन आए। लेकिन ऐसा जो इंथ्यूजियाज्म लोगों के अंदर है, वो इंथ्यूजियाज्म, जबकि लोग समझ रहे थे कि नहीं, ये हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी है, हमारे लिए अगर कोई आज़ादी ला सकता है तो वो नेपोलियन ही ला सकता है, तो ऐसा सोच रहे हैं लोग। तो फिर उनका जो इनिशियल इंथ्यूजियाज्म है वो क्यों टर्न हो गया हॉस्टिलिटी में? तो उसका जवाब ये है कि एज इट बिकम क्लियर दैट, जैसे ये क्लियर होता है कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। ऐसा नहीं कि एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बहुत बढ़िया काम हो रहा है तो हर फील्ड में, ये सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में बढ़िया काम हो रहा है, लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम है वो कहीं ना कहीं छूट, इकोनॉमिक फ्रीडम तो उनको मिल रही है, व्यापार करने की छूट तो मिल रही है, लेकिन जो उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, जो पॉलिटिकल फ्रीडम है, वो कहीं ना कहीं उनकी छीन जा रही है। कैसे? अब आप बताइए कि अगर मान लीजिए हॉलैंड है कोई, उस पर नेपोलियन कब्जा हो गया, अब वहाँ फ्रेंच आर्मी आएगी, फ्रेंच आर्मी कंट्रोल करेगी, फ्रेंच आर्मी वहाँ की सारी एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगी, फ्रेंच का वहाँ पे फ्रांस का झंडा लगेगा, फ्रांस के जो रूल होंगे वो वहाँ पे लागू होंगे, तो लोगों को फीलिंग आएगी कि नहीं आएगी कि हाँ भाई, हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम तो क्या हो गई, छीन चुकी है। भले हम स्वतंत्र हैं, राजा से मुक्त हो गए, सारे काम हमारे हो रहे हैं, लेकिन हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम कहीं ना कहीं क्या हो रही है, रिस्ट्रिक्शन में आ रही है। क्यों? क्योंकि इंक्रीज टैक्सेशन हो गया, सेंसरशिप हो गया, फोर्स्ड कंस्क्रिप्शन यानी कि जबरदस्ती सेना में जबरन भर्ती जिसको बोलते हैं, कंस्क्रिप्शन यानी भर्ती, इनटू फ्रेंच आर्मी रिक्वायर्ड टू कन्क्वेयर द रेस्ट ऑफ यूरोप। क्योंकि भाई यूरोप की जो तमाम रेस्ट ऑफ द कंट्रीज यूरोप में बचे हुए सबको कन्क्वेयर करना है। नेपोलियन सब पे कब्जा करेगा, सब पे कब्जा करेगा तो उसको सेना चाहिए, सेना उसको कहाँ मिलेगी? जिन जिन देशों पे वो कब्जा कर रहा है वहाँ के लोगों को जबरदस्ती सेना में क्या करेगा, भर्ती करेगा, जिससे कि रेस्ट ऑफ यूरोप यानी जो यूरोप के जो रेस्ट पार्ट बचा हुआ है उसको पर भी कब्जा वो कर पाए। तो वो टैक्स बढ़ाता था, सेंसरशिप लगा दिया, सेंसरशिप मतलब सप्रेशन ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति पे दबाव था, लोग बोल नहीं सकते हर चीज़। इकोनॉमिक फ्रीडम मिल रही थी, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं मिल रही थी।
इसकी वजह से जो लोगों के अंदर का जो इंथ्यूजियाज्म था वो जल्द ही हॉस्टिलिटी में क्या होने लगा, कन्वर्ट होने लगा। साथ ही साथ उनको ये लगा कि भाई उनकी जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो कहीं कहीं छीनी जा रही है, इंक्रीज टैक्सेशन हो रहा है, सेंसरशिप हो रहा है, फोर्स कंस्क्रिप्शन हो रहा है फ्रेंच आर्मी में। इन सब चीज़ों की वजह से ऑल सीम्स टू बी आउटवे द आउट एडवांटेजेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये सारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज के बावजूद भी लोगों का जो क्या बोल सकते हैं एक्सप्रेशन था, लोगों का जो क्या बोल सकते हैं रिएक्शन था, वो मिक्स था। क्या था वो? मिक्स था। पॉजिटिव भी था, नेगेटिव भी था। पॉजिटिव था इकोनॉमिक सेक्टर में, नेगेटिव था पॉलिटिकल सिस्टम में, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि उनकी पॉलिटिकल फ्रीडम कहीं कहीं नेपोलियन के द्वारा बाधित हो रही है, जिसकी वजह से एक पिक्चर भी आपकी बुक में है। आप बुक में देखेंगे तो जितने पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हैं हम लोग उसको भी करेंगे, लेकिन ये पिक्चर आपकी बुक में आप देखेंगे तो देखने को मिल जाएगा जहाँ पे नेपोलियन को एक पोस्ट मास्टर की तरह दिखाया गया, पोस्टमैन की तरह दिखाया जा रहा है, जो जब चल रहा है वापस आ रहा है फ्रांस की तरफ, तो उसके बैग से तमाम जो चिट्ठियाँ निकल के गिर रही हैं नीचे। ये जो चिट्ठियाँ हैं वो सभी उन टेरिटरीज को दर्शा रहा है जिन पे कन्क्वायर किया था जिन यूरोप की टेरिटरीज पर नेपोलियन ने कन्क्वायर किया था जब वो फ्रांस लौट रहा था। एक युद्ध लड़ा था उसने, लिप्जिग का युद्ध। तो इस युद्ध के बाद जब वो फ्रांस में वापस आ रहा था तो जिन जिन क्षेत्रों को जीता था उन सभी क्षेत्रों को धीरे धीरे क्या कर रहा है, गंवा रहा है। यानी हॉलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, यहाँ पे तमाम देशों के नाम लिखा हुआ है, पोलैंड लिखा हुआ है, इटालियन लिखा हुआ है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं, ये सभी जो कंट्रीज हैं, ये सभी जो टेरिटरीज हैं, उनको वो लॉस्ट कर रहा है। तो नेपोलियन हियर इज रिप्रेजेंटेड एज ए पोस्टमैन ऑन हिज वे बैक टू फ्रांस। भाई इसमें इस पिक्चर में नेपोलियन को एज ए पोस्टमैन रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो क्या हो रहा है, फ्रांस वापस लौट रहा है। कब? आफ्टर ही लॉस्ट द बैटल ऑफ लिप्जिग। जो बैटल ऑफ लिप्जिग 1813 में वो लड़ता है और वो हारने के बाद जब फ्रांस वापस आता है तो इच लेटर्स ड्रॉपिंग आउट हिज बैग, उसके बैग से जो लेटर गिर रहे हैं, बियर द नेम ऑफ द टेरिटरी ही लॉस्ट। उन सभी टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहा है जिन टेरिटरी को क्या कर रहा है, खो रहा है। तो सिंपल सी बात है कि एक व्यक्ति है जो लगातार उसकी बैग से कुछ ना कुछ गिर रहा है, यानी कि वो कुछ चीज़ें वो लगातार खो रहा है। तो ये नेपोलियन को रिप्रेजेंट करती हुई ये पिक्चर है, जो कभी कभी पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन भी आपके एमसीक्यू में पूछ देता है एक नंबर में, तो ये भी आप जो है याद रखेंगे। सो आई होप क्वेश्चन जो है ये भी आप देख लिए शुरुआत में। और इसी के साथ ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम था द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हमने उन सभी स्टेप्स को पढ़ा, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या होता है उसको हमने देखा। फिर उसके बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरिस्ट थे उन्होंने किस प्रोसेस के थ्रू फ्रांस के लोगों को यूनाइट किया, फ्रांस के लोगों को क्या किया, यूनाइट किया, सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी उनके बीच में डेवलप किया। तो वो सभी सातों फीचर्स को हमने देखा। फिर इसके बाद हमने देखा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन की जो पूरी इवेंट था उसका जो पूरा यूरोप में सर्कुलेशन शुरू होता है थ्रू फ्रेंच आर्मी, और जब चारों तरफ फैलता है मामला तो फ्रेंच आर्मी, फ्रेंच रेवोल्यूशन कहते हैं ये उनका मिशन है, उनका डेस्टिनी है कि जितने भी यूरोप के जो देश हैं, यूरोप के जो टेरिटरीज हैं, जो मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में एग्जिस्ट करते हैं, जहाँ पर डेस्पोटिज्म है, उन सबको आज़ादी दिलवाना, जिसकी वजह से फ्रेंच आर्मी पूरे अब्रोड जो है जाना शुरू कर देती है। उस वक्त फ्रेंच आर्मी को लीड कर रहा था नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि 1799 में फ्रांस को कंट्रोल करता है और 1804 में खुद को फ्रांस का एम्परर डिक्लेयर करता है। इसके बाद वो यूरोप के जिन जिन क्षेत्रों पे क्या बोल सकते हैं कंट्रोल कर लेता है, उनको जो है कन्क्वायर कर लेता है, तो उन सभी क्षेत्रों पर फ्रांस का कंट्रोल ओवरऑल इनडायरेक्टली हो जाता है। अब इसके बाद वो अपनी एक सिविल कोड लाता है 1804, जिसको बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, जिसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता है, ये भी वो लाता है। और इसके बाद उसी सिविल कोड के अंतर्गत क्वेश्चन आपके जो है फ्रेम होते हुए देखने को मिल जाते हैं, जिसमें 5-6 पॉइंट को हमने देखा कि उसने प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ को खत्म कर दिया, यूनिफॉर्म लॉ ला दिया, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के स्थान पे यूनिफॉर्म लॉ फॉर ऑल, ऐसी तमाम व्यवस्थाओं को लाया जिससे कि लोग बड़े खुश होते हैं और नेपोलियन को हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के रूप में देखते हैं। लेकिन जल्द ही लोगों का जो इंथ्यूजियाज्म है वो टर्न इनटू हॉस्टिलिटी हो जाता है और फाइनली कहानी हम लोग यहाँ तक पढ़े और फिर फाइनली एक पिक्चर भी देखे जिसके अंतर्गत वो लिप्जिग का युद्ध 1830 में हारा, वापस हो रहा था फ्रांस में, तो तमाम जिन क्षेत्रों को वो कन्क्वायर कर लिया था वो क्षेत्र भी उसके हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। और फाइनली अगले दिन हम पढ़ेंगे बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें 1815 में वो बैटल ऑफ वाटरलू लड़ता है और हार जाता है। फाइनली नेपोलियन का चैप्टर यहीं पे क्लोज हो जाएगा। लेकिन आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि फ्रांस का इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे कैसे पड़ता है इस चीज़ को।
अब इसी वजह से हमने पढ़ा था शुरुआत में कि हम पढ़ेंगे फ्रेंच रेवोल्यूशन को और फिर इसके बाद पढ़ेंगे उसका इम्पैक्ट पूरे यूरोप पे क्या पड़ता है। तो द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म अगली हमारी इंपॉर्टेंट हेडिंग होगी जिसको हम लोग अगले सेशन में पढ़ेंगे। फिलहाल आई होप अब तक के जितने भी चीज़ों को हमने पढ़ाया वो आपको अच्छे से बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक दिस सेशन देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड एंड शेयर विथ योर लविंग वन। इसी के साथ सेशन को हम साइन ऑफ करते हैं। थैंक यू एवरीवन। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।